ईद के दिन वक्फ बिल को लेकर जिस तरह बयानबाजी हुई, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हुए, उस पर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने दुख जताया है। रिजिजू ने कहा कि जो लोग वक्फ बिल को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं, वो बिल के ऐसे प्रोविजन बताएं जो मुसलमानों के खिलाफ हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि कम से कम ईद के दिन तो लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुस्लिम भाइयों को गुमराह नहीं करना चाहिए। ग्रुप है, खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। वो जो बोलने वाला लोगों का चेहरा भी पहचानी है, क्योंकि CAA जब लाया था तब भी यही झूठे बातें इन्होंने किया था। अब CAA कानून लग गया, साल भर हो गया, किसी एक मुसलमान का कोई अधिकार छीन लिया गया है, किसी का नागरिकता छीना है क्या? इतना ब्लैक एंड व्हाइट झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं फिर से हाथ जोड़ करके सबको कहता हूं कि आप अगर बिल का विरोध करना है तो तर्क रख करके आप विरोध कीजिए। कौन सा प्रावधान को आप विरोध करते हैं बताइए, और ये भी बताइए कि गैर संवैधानिक कैसे है वो भी बताइए। आज ईद का दिन है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। हाँ, सच बात है, ईद का दिन में दिल से बात निकलना चाहिए, झूठ बात बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और ईद का दिन भी अगर झूठ बोलेगा तो वो तो इसका मतलब वो नकली आदमी है। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ बिल को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार संविधान से नहीं चल रही, वक्फ बिल के खिलाफ पूरे देश से आवाज उठ रही है, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ सियासी मकसद से ये बिल ला रही है, इसलिए सभी सेक्युलर पार्टीज मिलकर इस बिल की खिलाफ करें। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। अपनी राजनीति के लिए, पॉलिटिकल वोट के लिए, एंग्लो इंडियन, याद होगा आपको, एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण था, उनकी सीटें थी, उनको समाप्त कर दिया गया। GST जैसा कानून लाया गया और ये बताया गया देश को कि इससे व्यापार अच्छा होगा, कारोबार अच्छा होगा, लेकिन GST के आने से भ्रष्टाचार भी बढ़ा है और जो व्यापार बढ़ना चाहिए था, हमारे व्यापारियों के सामने संकट पैदा हो गया। ईद के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी अपना विदेश दौरा आधा छोड़कर वापस लौट आई। ममता ने कहा कि बीजेपी देश भर में मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ईद के सेलिब्रेशन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ममता ने कहा कि बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज मिल गई हैं, दोनों मिलकर बंगाल में दंगे कराना चाहती है। मेरे को 2 देश में प्रोग्राम था, लेकिन ईद के लिए हम एक प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हमारा बाहर में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा अंदर का लोगों को हमको शुभकामना देने का जरूरी है। बम राम एक साथ में जाया, कलकत्ता से टिकट खरीद के जाके बोला, हमको पूछा आर यू हिंदू? हमने बोला हम गौरव के साथ आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई, आई एम इंडियन। व्हाट कैन यू डू? क्या चाहते हैं लोग? डिवाइड एंड रूल चाहते हैं? हम नहीं चाहते हैं। हमारा जिंदगी आपके लिए, आप सलामत रहे तो हम सलामत रहेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दीदी है हमारे साथ, हमारा अभिषेक है हमारे साथ, जावेद है हमारे साथ, हम लोगों का साथ पूरा सरकार है। आप ये बात मत सोचिए कि आपको कोई कुछ कर सकता है। वहीं ममता बनर्जी को जवाब दिया बंगाल बीजेपी के नेता समीक भट्टाचार्य ने। समीक ने कहा कि ममता की कोशिश है किसी तरह 30% मुसलमानों के वोट को अपने पक्ष में कंसोलिडेट किया जाए, इसीलिए ममता बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ममता की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। समीक भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर आज ममता ने ईद पर आखिरी भाषण दे दिया, अब अगली ईद आएगी तो बंगाल से ममता की विदाई हो चुकी होगी। ममता बनर्जी धर्म की नाम पर समाज को तोड़ना चाहता है और तोड़ भी रही है।
इस देश की बंटवारा धर्म का नाम पर हुआ था। जिस भाषा से ममता जी आज बात कर रही है, इस भाषा 1945-46 में सुहरावर्दी किया करते थे और जिन्होंने ग्रेट कैलकाटा किलिंग को अंजाम दिया था। आज पश्चिम बंगाल का वही स्थिति आ गया। पश्चिम बंगाल की जो मेजॉरिटी जो है वो ममता जी को ठुकरा दिया। वो टेस्टेड, एक्सेप्टेड एंड नाउ बीइंग रिजेक्टेड। आज उसका एक ही लक्ष्य है, किसी भी हालत से मैं 30% मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट कर ले और उसी के आधार पर सत्ता पे बने रहे। ये संभव नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी जी जान से पश्चिम बंगाल में एक दंगा हो जाए, यही उसका एकमात्र मंशा है। वो चाहते हैं एक राइट हो जाए, एक राइट हो जाए, उसका बाद जो भी होना है 30% मुस्लिम वोट इकट्ठा हो जाए और वो सत्ता में फिर से चला है। ईद का दिन यही ममता जी का जीवन का अंतिम भाषण है। और जो 26 में जिस दिन ईद उल फितर आ रहे हैं ना, उसी दिन ममता जी को हमें आप लोग नहीं देख पाएंगे। वो इस बोलने का स्थिति पे नहीं रहेगा। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर आरएसएस की तरफ से बड़ा बयान आया। आरएसएस के बड़े नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने क्लियर कर दिया कि औरंगजेब की कब्र का मसला गैर जरूरी है। इस विवाद में वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं है। भैयाजी जोशी ने कहा कि औरंगजेब यहीं मरा, सैकड़ों सालों से उसकी कब्र यहीं है, आगे भी यहीं रहेगी, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। भैयाजी जोशी ने कहा कि हर मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, न ही उस पर राजनीति होनी चाहिए। देखिए, औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, कोई श्रद्धा है, वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नमूना आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी। वो तो है भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिकता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। संजय राउत ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है, वो सितंबर में रिटायर हो रहे हैं। आरएसएस भी नेतृत्व में बदलाव चाहता है। इसी सिलसिले में मोदी नागपुर गए और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से उन्होंने मुलाकात की। संजय राउत ने यह भी दावा कर दिया है कि उन्हें ये संकेत मिले हैं कि मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से ही होगा, मराठी मानुष होगा। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है, 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है। तो इसलिए मोदी जी वहाँ गए थे। मोदी जी जा रहे हैं आणि संघाची चर्चा ही बंद दाराआड असते आणि ती बंद दाराआडची चर्चा शक्यतो बाहेर येत नाही। तरीही काही संकेत जे असतात ते संकेत स्पष्ट आहे। संघ ठरवेल पुढला नेता, आणि तो बहुतेक महाराष्ट्रातला असेल।